नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार टकराव और तनाव के बीच आज बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के बीच डीजी स्तरीय बातचीत सुबह 10 बजे BSF मुख्यालय में होगी। इसके लिए पाकिस्तानी रेंजर्स का 16 सदस्यीय दल बुधवार को ही दिल्ली पहुंच चुका है। इस दल की अगुवाई पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में होने वाली मुलाकात में BSF का नेतृत्व डीजी DK पाठक करेंगे। भारत पाक के बीच होने वाली इस बैठक में BSF के 23 सदस्यीय दल में गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर भी मौजूद रहेंगे। दोनों देशों के बीच डीजी स्तरीय बातचीत आज से शुरू होकर 12 सितंबर यानी 3 दिनों तक चलेगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत के एजेंडे में सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पर तस्करी, आतंकी घुसपैठ जैसे तमाम मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों युद्ध विराम उल्लंघन की लगातार बढ़ती घटनाओं के लिए BSF और पाक रेंजर्स एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। भारत पाक डीजी स्तरीय बैठक से पहले बुधवार को एक बार फिर कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। यही नहीं, पाकिस्तान के NSA सरताज अजीज की तरफ से भारत के लिए कड़वे बोल बोले गए। दाऊद और हाफिज सईद को लेकर सरताज अजीज धमकी देते नजर आए। अजीज ने कहा कि अगर दाऊद और हाफिज सईद को पकड़ने के लिए भारत पाकिस्तान में कोई गुप्त ऑपरेशन चलाता है तो करारा जवाब दिया जाएगा। अजीज ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दिन से ही मोदी सरकार की नीति पाकिस्तान विरोधी है। MP की राजधानी में आज 10वें विश्व हिंदू सम्मेलन का PM मोदी उद्घाटन करेंगे। PM मोदी 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन के शुभारंभ के लिए आज नई दिल्ली से सुबह 8:15 बजे रवाना होने वाले हैं और सुबह 9:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर CM शिवराज और अन्य मंत्री PM की अगवानी करेंगे। इसके बाद PM लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और फिर सुबह 10 बजे विश्व हिंदू सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। PM सुबह 11:30 बजे तक हिंदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे PM दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 32 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे विश्व हिंदू सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल शहर दुल्हन की तरह सज गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी विश्व हिंदू सम्मेलन की शुरुआत करने वाले हैं। सम्मेलन के आखिरी दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने प्रदर्शनी भी लगाई है, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है कि बाजार में बने रहने के लिए उन्हें भी हिंदी की जरूरत है। जैनियों के पर्व पर्यूषण पर मीट बिक्री को लेकर मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर के बीच ठन गई है। जहां एक तरफ मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर ने पत्र लिखकर निर्देश जारी किए कि पर्यूषण पर्व के दौरान सिर्फ 10 और 17 तारीख को ही मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मेयर गीता जैन का कहना है कि मांस बिक्री पर पहले से जारी 8 दिनों के प्रतिबंध में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। मेयर का कहना है कि जब तक राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आदेश नहीं आता तब तक 8 दिनों का प्रतिबंध जारी रहेगा। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में कुल 5 चरणों में चुनाव होंगे। मतदान के लिए 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 1 नवंबर और 5 नवंबर की तारीख तय की गई है, जबकि वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए कुल 6 करोड़ 68 लाख मतदाता वोट डालेंगे। इस चुनाव में खास बात ये रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहली बार उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि किस चरण में कितने सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 10 जिलों में 49 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों में 32 सीटों पर कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान होगा, जबकि तीसरे चरण में 6 जिलों में 50 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह चौथे चरण में 7 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होंगे। पांचवें चरण में 9 जिलों में 57 सीटों पर मतदान होना तय पाया है। बिहार चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं की जुबानी जंग तीखी हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने मांझी को कहा है पेड़ से गिरा बंदर, तो मांझी ने भी जोरदार पलटवार किया। मांझी तो साधारण नेता नहीं ना भाई। पेड़ पर से जो बंदर गिर जाता है नीचे जमात से, वो फिर गिरोह में कोई मिलाता है लोगों को। बात सही है, कहते हैं जो बंदर होता है दूसरे को बंदर समझता है। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही सासाराम में जिला प्रशासन ने होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू कर दिया। सरकारी योजनाओं के विज्ञापन में CM की तस्वीर होने के कारण उसे भी हटा दिया गया। रोहतास की जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता को जिला में लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि रोहतास जिला में मतदान दूसरे चरण में 16 अक्टूबर को होना है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के फैसले के तुरंत बाद बिहार सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ते का ऐलान किया। केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर अब मूल वेतन का 119% मिलेगा, जो कि पहले 113% था। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2015 से लागू होगा। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले महंगाई भत्ते को लेकर सरकार के उठाए इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर जा रहे हैं। राहुल बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान राहुल केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जनता के बीच रखेंगे। दरअसल कर्ज में डूबे होने के चलते पश्चिम ओडिशा के कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किसानों के आत्महत्या के मुद्दे को उठाने के लिए ही राहुल किसान बचाओ मार्च करने जा रहे हैं। अपनी ओडिशा यात्रा के पहले दिन यानी आज राहुल उन किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने गरीबी और कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन यानी आज सोनिया गांधी आम लोगों से सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक गेस्ट हाउस में मिलेंगी। उसके बाद वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद सोनिया इलाकों का दौरा करेंगी और विकास कार्यों का ब्यौरा लेंगी। बता दें कि दौरे के पहले दिन उन्होंने जिला पंचायत भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही जिला सतर्कता समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। यूपी में सरकार और राजभवन के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही है। ताजा मामला है लोकायुक्त की नियुक्ति में बदले हुए कानून का। राज्यपाल राम नाईक ने इस बिल को फिलहाल रोक दिया है। राजभवन के मुताबिक इस बिल का विधिवत परीक्षण करने के बाद ही इसे पास किया जाएगा। उधर तनातनी की इन खबरों के बीच पहली बार गवर्नर राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव एक ही हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में शामिल होने बहराइच पहुँचे। पत्रकारों के पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि गवर्नर से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। एप्पल ने आईफोन के नए हैंडसेट से पर्दा उठाते हुए आईफोन 6s और 6s Plus को लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग से पहले इसके नाम पर भी सस्पेंस बना हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में इसे आईफोन 7 भी बताया जा रहा था। ये स्मार्टफोन एल्यूमिनियम, कस्टम एप्पल अलॉय, सिल्वर, गोल्ड, स्प्रे ग्रे और रोज गोल्ड कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। एप्पल ने 6s और 6s Plus के साथ कई दूसरे डिवाइस भी लॉन्च किए हैं। इन डिवाइस में नई एप्पल वॉच, iPad Pro, iOS, एप्पल पेंसिल के साथ कई ऐप्स भी शामिल हैं। अयोध्या के मंदिरों पर आतंकी साया मंडरा रहा है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर अब मंदिरों को निशाना बनाने की फिराक में है। इसके बाद मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी जगह जगह सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। शीना बोरा मर्डर केस में बीच जांच के दौरान ही आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया का मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से ट्रांसफर का मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। अचानक हुए इस ट्रांसफर से राकेश मारिया भी काफी ज्यादा नाराज हैं। नाराजगी इस हद तक है कि अब वो हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड की जांच ही नहीं करना चाहते। बता दें कि राकेश मारिया पिछले कई हफ्तों से हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड की जांच कर रहे थे, पर अचानक 8 सितंबर को उन्हें राज्य सरकार का निर्देश मिला कि उनका प्रमोशन हो गया है और अब वो होमगार्ड विभाग के डीजी बना दिए गए हैं। मायानगरी मुंबई को हिलाकर रख देने वाले कुर्ला बलात्कार और हत्या मामले के दोषी जावेद शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के इस फैसले से निराश पीड़ित परिवार अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जावेद शेख 2010 में मुंबई के कुर्ला इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में जावेद ने जज से कहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन अगर अदालत उसे सजा देना ही चाहती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। गुजरात के अमरेली में 23 साल के सिद्धार्थ की हत्या उसकी 17 साल की सगी बहन ने कर दी। हत्या महज इसलिए की गई क्योंकि सिद्धार्थ अपनी बहन के लव अफेयर में रोड़ा बन रहा था। पुलिस की माने तो पूछताछ में 17 साल की लड़की ने खुलासा किया है कि इसी कारण उसने ये खौफनाक कदम उठाया। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक माता पिता भी लड़की के निशाने पर थे। सऊदी अरब के दूतावास के राजनयिक पर नेपाली महिला और बेटी को बंधक बनाकर दोस्तों के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में रहने वाले इस राजनयिक पर लगे आरोपों से सऊदी एम्बेसी ने इनकार करते हुए कहा कि हमारे डिप्लोमेट ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पुलिस ने विदेश मंत्रालय को लिखित रिपोर्ट दे दी है और अब आगे की कार्रवाई विदेश मंत्रालय के आदेश पर ही की जाएगी। गुड़गांव डीएलएफ इलाके के इस अपार्टमेंट के फ्लैट में करीब 4 महीने से बंधक बनाई गई नेपाली मूल की मां और बेटी को छुड़ाने के दौरान पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की गई बल्कि हाथापाई और मारपीट भी हुई।
छापे के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड किया गया ये फुटेज साफ तौर पर बता रहा है कि फ्लैट में रहने वाली सऊदी अरब मूल की 2 महिलाओं ने छापा मारने गई पुलिसकर्मियों के साथ कैसा सलूक किया। बंधक बनाई गई नेपाली मूल की दोनों महिलाओं को बाहर लाने में पुलिस को कई घंटे लग गए। हैदराबाद में 8 करोड़ की लागत के साथ तैयार किए गए ईटीवी के टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। अब ईटीवी नेशनल चैनल की तरह ही दिखाई देगा। प्रोजेक्ट को नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने हरी झंडी दी थी। इस मौके पर उन्होंने दर्शकों तक और भी तेजी से खबर पहुंचाने का भरोसा जताया। चेन्नई में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पॉन राधाकृष्णन भी मौजूद थे। सम्मेलन का कनेक्टिविटी पार्टनर रिलायंस जियो सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 5000 प्रतिभागियों को 2 दिन तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर फोन सेवाएं देने वाली कंपनियों से बात की। ट्राई के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फोन उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप से आ रही परेशानियों के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद ट्राई उनके साथ फिर से बैठक कर समीक्षा करेगी। इस बीच उन्होंने क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में भी पूछा जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरेली से, जहां बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी है। सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद अब पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश जानवरों की तस्करी कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर ने जब बदमाशों को रोका तो उन्होंने गोली मार दी। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरमणि त्रिपाठी का। शलभ, जानना चाहेंगे अब तक और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पुलिस इस मामले में छापेमारी कर रही है। तमाम जिलों की जो पुलिस है उसको अलर्ट कर दिया गया है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर घेराबंदी, नाकेबंदी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसी सफलता नहीं मिली है। मनोज कुमार मिश्रा ड्यूटी के दौरान जब बदमाशों को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तभी उन पर गोली चलाई गई और उनकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। वो लखीमपुर के रहने वाले थे और इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी और इसी दौरान ये वाकया हुआ। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि जो भी इसमें शामिल है उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया शलभ जानकारी के लिए। और सुपरफास्ट न्यूज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। यूएस ओपन में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर पूरा कर लिया है। सानिया और हिंगिस ने सारा और रफाल्विया की जोड़ी को हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर खुले मंच पर साफ किया है कि उनकी जिंदगी में किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो एक बार कमिटमेंट कर चुके हैं। गुड़गांव में एक इवेंट में आए विराट कोहली से जब सवाल किया गया कि उनके 8 मिलियन फॉलोअर्स में अनमैरिड लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो कोहली एक बार फिर खुले मंच पर अपने एंगेज होने की बात कह चुके थे। बेबी और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अब तीसरी बार निर्देशक नीरज पांडे के साथ काम करने की तैयारी में है और इस फिल्म का नाम है रुस्तम। फिल्म सत्य घटना पर आधारित होगी और फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग दिसंबर में शुरू हो जाएगी। दशरथ मांझी की जिंदगी को पर्दे पर उतारने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब एक बार फिर से बायोपिक में नजर आने वाले हैं और शेफ विकास खन्ना की वो बायोपिक में काम करेंगे। बताया जा रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अवार्ड विनिंग शेफ विकास खन्ना की बायोपिक ऑफर की गई है।